नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 297 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 157 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एहतियात के तौर पर आइसोलेशन में रह रहे 5 भारतीय खिलाड़ियों के साथ पूरी टीम श्रृंखला के तीसरे टेस्ट के लिए एक साथ चार्टर्ड विमान से कल मेलबर्न से सिडनी रवाना होगी। और इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोहन बागान का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से होगा। और अब से कुछ देर बाद दूसरे मैच में ईस्ट बंगाल ने उड़ीसा को 3-1 से हरा दिया है। और सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिकेट पे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 297 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की ओर से अजहर अली ने 93, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 61 रन की पारी खेली है। क्या कुछ हुआ आज के खेल में, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। तेज गेंदबाज काइल जेमिसन के कहर के बीच पाकिस्तान ने अनुभवी अजहर अली की 93 रन की पारी की मदद से न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से प्रभावित दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन आज यहां अपनी पहली पारी में 297 रन बनाए। अपना छठा टेस्ट मैच खेल रहे जेमिसन ने अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट से बल्लेबाजों को खासा परेशान किया और 69 रन देकर 5 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी के फैसले के बाद जेमिसन ने सुबह के सत्र में 3 ओवर के अंदर 3 विकेट लेकर पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 83 रन कर दिया। इसके बाद अजहर अली और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 5वें विकेट के लिए 88 रन जोड़कर टीम को इन झटकों से उबारा। जेमिसन ने दूसरे सत्र में रिजवान को आउट कर अपना चौथा विकेट लिया, जबकि अंतिम सत्र में फहीम अशरफ का विकेट लेकर तीसरी बार पारी में 5 या इससे अधिक विकेट लेने का कमाल किया। अजहर अली ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो अपने 18वें शतक से चूक गए। टीम सऊदी ने शान मसूद को तीसरे ओवर में आउट कर दिया, जिसके बाद अजहर ने क्रीज पर उतरकर पारी संवारने का काम किया और अपने करियर का 32वां अर्धशतक लगाया। अजहर ने आबिद अली के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद जेमिसन ने शानदार बॉलिंग की। उन्होंने इन स्विंगर पर आबिद को आउट किया और फिर हारिस सोहेल और फवाद आलम को भी पवेलियन भेजा। बारिश के कारण लंच के बाद का खेल देर से शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद फिर से बारिश आ गई, जिससे 40 मिनट तक खेल रुका रहा। खेल शुरू होने पर रिजवान ने आक्रामक रवैया अपनाया और ट्रेंट बोल्ट के एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर 18 रन बटोरे। रिजवान ने जल्द ही अपने करियर का छठा और लगातार 5वां अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जेमिसन की बेहतरीन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर बीजे वॉटलिंग के दस्तानों में चली गई। उनके 71 गेंदों की पारी में 11 चौके शामिल हैं। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे जफर गोहार की 34 रन की बदौलत पाकिस्तान 300 रन के करीब पहुंच पाया। पाकिस्तानी पारी समाप्त होते ही पहले दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया गया। न्यूजीलैंड की तरफ से जेमिसन के अलावा सऊदी और बोल्ट ने 2-2, जबकि हेनरी ने 1 विकेट लिया। न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच 101 रन से जीतकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल न्यूजीलैंड पाकिस्तान को किस तरह जवाब देती है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज, अगर हम देखें तो काइल जेमिसन आज काफी कहर बन के उभरे इस टीम में, और उन्होंने अगर हम देखें तो कुल 21 ओवर में 8 मेडन ओवर फेंके, 69 रन दिए, 5 विकेट लिए, 3.29 की इकोनॉमी थी उनकी। दरअसल काइल जेमिसन इस तरह के बॉलर हैं कि भारत के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कहर बरपाया था जी। 5 विकेट हॉल भी किया था, भारतीय बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया था, और अब बारी पाकिस्तान की है। और सबसे अच्छी बात जो उनकी गेंदबाजी की लगती है, जो बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते हैं उनको बहुत परेशान करते हैं। 8 रन का औसत उनके खिलाफ कितना अद्भुत औसत है। और जो 5 विकेट उन्होंने चटकाए हैं उसमें 3 विकेट जो हैं वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कमिटमेंट के बारे में। और वहीं अगर हम बात करें, अगर इनकी बल्लेबाजी की बात करें पाकिस्तान की, तो उसमें अजहर अली शॉट सिलेक्शन बहुत ही गजब का। मैं मैच देख रहा था, उसमें देखा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जो गेंदें थी उस पर उनका जजमेंट बहुत गजब का था। और 12 चौके लगाए आज उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल।
और मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड में जब से कप्तान बने हैं, बाबर आजम टीम में नहीं है, और जो लगातार तीसरी हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। मैं तो कहता हूं अगर इसी तरह से रिजवान जैसे बल्लेबाजों का साथ मिला पाकिस्तान को तो गेंदबाजों की मुश्किल आसान हो जाएगी। बिल्कुल, और आज जिस तरह से उन्होंने तेज गति से रन बनाए और 61 गेंदों में अगर हम देखें तो टोटल 71 गेंदों में 61 रन बनाए हैं, तो काफी तेज गति से इन्होंने खेला है। और जो पारी को संभालने की जो पूरी बात थी वो अजहर अली और मोहम्मद रिजवान ने पारी को संभाला। दरअसल रिजवान पर ना एक टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन बीच में जब इनको T20 खिलाया, वनडे खिलाया, तो उससे निश्चित तौर पर इनके गेम में बहुत सुधार हुआ, बहुत तेज खेलने लगे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत जबरदस्त है। और आप देख सकते हैं जो 5 इनकी हाफ सेंचुरी लगी हैं, 3 तो न्यूजीलैंड में ही लग गई हैं, और आप लगातार इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे, फहीम अशरफ से बहुत अच्छा निचले क्रम में उन्हें साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि एक ऑलराउंडर और निचला क्रम बहुत अच्छा है, शीर्ष क्रम थोड़ा सा जूझ रहा है। ठीक है, ये बात समझी भी जा सकती है, बाबर आजम नहीं है, एक मुख्य स्ट्राइक उनके बल्लेबाज हैं। और अब यह देखना होगा कि 297 रन का स्कोर मैं समझता हूं कि क्राइस्टचर्च के ग्रीन टॉप पर बुरा नहीं है। वो तो जेमिसन ने पहले 1 घंटे के खेल के बाद जो 3 विकेट जल्दी जल्दी चटकाए हैं, उससे जरा पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी। लेकिन मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी हो, मोहम्मद अब्बास हो, नसीम शाह हो और फहीम अशरफ, ये जो 4 तेज गेंदबाजों की जो गेंदबाजी है, ये काफी इफेक्टिव साबित हो सकती है और यहां पर मैच काफी रोमांचक भी हो सकता है। जी हां, लेकिन इस समय न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत ही मजबूत टीम के रूप में उभरी है। पहला वाला अगर हम मैच देखें, सीरीज में ऑलरेडी 1-0 से आगे है और उन्होंने एक बड़े अंतर 101 रन से जो है पहला टेस्ट मैच जीता था, और इसके पहले भी जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस समय जो रैंकिंग में भी जो है अब वो उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है अब तक की, तो उम्मीद करते हैं कि वो उसी रैंकिंग के हिसाब से निश्चित तौर पर केन विलियमसन कप्तान है और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, स्टीवन स्मिथ को पीछे छोड़ दिया। साउदी बोल्ट और जेमिसन की जो तिकड़ी है ना तेज गेंदबाजों की, उसने एक तरह से तहस नहस कर दिया है अपोजिशन को। जी, जोहान्सबर्ग के वांडरस स्टेडियम में मेजबान साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसकी पूरी टीम मात्र 157 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से कुशल परेरा ने सर्वाधिक 60 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से एनरिच नोर्जे ने 56 रन देकर 6 विकेट लिए। तो अगर हम देखें तो शायद एक बड़ी पारी को बनाने से रोका उन्होंने, और दक्षिण अफ्रीका जो है श्रृंखला में पहले से ही 1-0 से आगे है। जी हाँ, वो मुकाबला भी पारी से जीता था साउथ अफ्रीका ने। अब ये दूसरा मुकाबला चल रहा है और नोकिया, जिनको हमने आईपीएल में देखा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कई बार उन्होंने पार किया है, और यहां पर भी उनकी तेज गति और उछाल निर्णायक साबित हुई। इसी वजह से वो 5 विकेट हॉल करने में कामयाब रहे। और दूसरे छोर पर वियान मुल्डर, जो एक युवा तेज गेंदबाज हैं, उनसे उनको बहुत अच्छा सहयोग मिला। उनकी फुलर लेंथ की गेंदें बहुत ही, उसका कोई जवाब नहीं था अपोजिशन के पास। बिल्कुल, और अगर हम इस मैच में देखें तो बहुत ज्यादा आपको क्या लगता है कि जिस तरह का स्कोर दक्षिण अफ्रीका ने या इन्होंने मतलब पहले वाले मैच में या आज श्रीलंका ने जिस तरह का एक बहुत बड़ा स्कोर इसको नहीं माना जाएगा, और पूरी टीम को, और आज जिस तरह से एनरिच नोर्जे, वो भी यहाँ पे भी हमने इसके पहले कहर की बात की, एक शब्द यूज किया था, तो आज जो है वो एनरिच जिस तरह से उन्होंने 56 रन देकर 6 विकेट लेना एक बहुत बड़ी बात है। 6ठा विकेट भी उन्होंने चटकाया। 5 विकेट हॉल करुणा रत्ने को पहले उन्होंने आउट किया, स्थापित बल्लेबाज हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मानुका को, फिर बारी बारी करके शनाका, चामीरा, जिस तरह से उन्होंने चलता किया है ना, अपनी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद से उन्होंने बिल्कुल परेशान कर दिया। और उनकी लगातार बाउंसर्स गेंदें पुल करने के लिए, या ये कहिए कि आगे ड्राइव खेलने के लिए मजबूर कर रही थी उनकी गेंदें, उस पर कोई जवाब नहीं था। और मैं समझता हूं 2 बातें हैं इस मैच में। एक तो अपनी होम कंडीशन का अधिकतम इस्तेमाल कर रही है दक्षिण अफ्रीका, और दूसरा मुझे लगता है कि वनडे और T20 के फेर में जो उलझ गई है श्रीलंका की टीम, उससे उसे उबरना होगा। ये टेस्ट मैच है, आप T20 नहीं खेल रहे हैं, वनडे नहीं खेल रहे हैं, उस मानसिकता से जब तक वो नहीं उभरेंगे तब तक उसका वही हश्र होगा जो पहले टेस्ट में हुआ। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो टेस्ट है काफी इंटरेस्टिंग होगा और जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको भी कुछ मजा आएगा।
भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच होना है। इस मैच की कुछ खास बातों को लेकर हमारे ये रिपोर्ट लेकर आ रही हैं दिव्या। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें इस मैच में पिंक रंग में रंगी नजर आएंगी। दरअसल 2009 से सिडनी में खेले जाने वाला साल का पहला टेस्ट पिंक मैच कहलाता है। ये डे नाइट नहीं होता है, बल्कि इसमें टीमें गुलाबी रंग के साथ मैदान में उतरती हैं। 2019 का पिंक टेस्ट भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था, जो ड्रॉ रहा था। इसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली पिंक ग्लव्स और बैट पर पिंक ग्रिप चढ़ाकर मैदान में उतरे थे। पिछली बार टीम इंडिया ने सिडनी टेस्ट की पहली पारी 7 विकेट पर 622 रन बनाकर घोषित की थी। ये टेस्ट पिंक बॉल से नहीं, रेड बॉल से खेला जाता है। पिंक बॉल का इस्तेमाल सिर्फ डे नाइट टेस्ट में होता है। हालांकि पिंक टेस्ट में स्टंप से लेकर खिलाड़ियों के ग्लव्स, बैट ग्रिप, ब्रांड लोगो, होर्डिंग, कैप और दर्शकों का पहनावा सब कुछ पिंक ही पिंक नजर आता है। देखना बहुत ही रोचक होगा कि इस बार पिंक रंग किस टीम के लिए लकी साबित होता है। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। तो मनोज जी, किस तरह से देखा जाए कि ये पिंक रंग जो है वो किस टीम के ऊपर चढ़ेगा और क्या कुछ रहेगा अगले टेस्ट मैच में। पर ये बड़ा जैसे कि अभी दिव्या की रिपोर्ट में हमने सुना कि एक बड़ा कलरफुल सा टेस्ट हो जाता है। बहुत ही, मैं कहूंगा, उत्साह का प्रतीक है। बहुत ही आपको लाइवली होने का परिचय देता है गुलाबी रंग। लेकिन गुलाबी जो है ना, काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया के बहुत अनुकूल रहा है। गुलाबी पिंक बॉल क्रिकेट तो वो कभी हारे ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया। हम तो अभी पीछे एक टेस्ट मैच हार के हटे हैं जी। पिंक बॉल क्रिकेट का था, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये पिंक बॉल क्रिकेट नहीं है, रेड बॉल क्रिकेट है। क्योंकि वहां नियम के अनुसार जो पहला साल का मुकाबला होता है उसे पिंक बॉल कहते हैं। इसलिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। और इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अगर हम जो तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए टीम कल सिडनी रवाना होगी। आइए जानते हैं हमारी सहयोगी अलका की इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एहतियात के तौर पर पृथकवास में रह रहे 5 भारतीय खिलाड़ियों के साथ पूरी टीम श्रृंखला के तीसरे टेस्ट के लिए एक साथ चार्टर्ड विमान से कल मेलबर्न से सिडनी रवाना होगी। इस बीच भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और नवदीप सैनी के खिलाफ कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को कथित तौर पर तोड़ने की जांच जारी है, लेकिन उन्हें टीम के साथ यात्रा करने से नहीं रोका जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वे इस मामले की जांच बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये मामला तब तूल पकड़ा जब नवलदीप सिंह नाम के एक प्रशंसक ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें इन 5 खिलाड़ियों पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा था। श्रृंखला का चौथा और अंतिम टेस्ट अपने तय कार्यक्रम 15 जनवरी से ब्रिस्बेन के गावा मैदान में ही खेला जाएगा। न्यू साउथ वेल्स सिडनी में तीसरे टेस्ट का स्थल और क्वींसलैंड राज्य ब्रिस्बेन सरकार के बीच कोविड-19 को लेकर सीमा प्रतिबंध एक समस्या है। सिडनी और आसपास के इलाकों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण क्वींसलैंड ने न्यू साउथ वेल्स से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। टेस्ट मैच हालांकि इसके लिए एक अपवाद होगा और खिलाड़ी आईपीएल जैसी सख्त बायोबबल में रहेंगे। बीसीसीआई ने अभी तक चौथे टेस्ट को ब्रिस्बेन से सिडनी स्थानांतरित करने के बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से संपर्क नहीं किया है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स कैन। और मनोज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये टीम कल रवाना होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से ये 5 खिलाड़ियों के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी है, कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने की बात की गई है, क्या कुछ लगता है आपको कि क्या इनकी ये मैच खेल पाएंगे या टीम में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है? नहीं, बदलाव वाली बात तो यहाँ कहीं नहीं आती, लेकिन हाँ ये है कि इनको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। और वास्तव में नियमों से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। आपको क्या जरूरत थी कि आप नियमों को तोड़ें, आप बाहर जाकर खाना खाना, और खाना भी जो है उसमें इतनी छूट दी हुई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कि आप वहां से खाना लेकर बाहर खा सकते हैं। लेकिन आप किचन में आप बाहर अंदर खाएंगे अगर, तो आप नियमों का उल्लंघन करेंगे। वही कुछ हुआ और उसकी वजह से उन्हें सजा के तौर पर इतनी घोषणा जरूर करनी पड़ी है कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है अलग से करेंगे, सभी खिलाड़ियों के साथ नहीं करेंगे। नियम सबके लिए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, लेकिन अगर खेलने के ऊपर जो संदेह की गुंजाइश थी वो खत्म हो गई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्टेप कि 5 खिलाड़ियों को उठा के बाहर कर दिया जाएगा, वो संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। इस तरह के थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। मेरे ख्याल डर ही काफी है। इतना भी अपने आप में सजा कम नहीं है कि आप बाकी खिलाड़ियों के साथ आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आप अलग से कर रहे हैं, और उसमें आपके पास गेंदबाजों की भी लिमिटेशंस होती हैं। तो आप ये आपके लिए थोड़ा सा एक तरह से जागरूक आपको बनने की ओर संकेत देता है।
जी हाँ, तो देखना दिलचस्प होगा कि अगले मैच में क्या कुछ होने वाला है। सीरीज में तो 1-1 की बराबरी हो गई है और पिछले टीम में जिस तरह से टीम इंडिया ने कमबैक किया है, क्योंकि अगर हम पहले टेस्ट मैच के बाद कमबैक करना वो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप इतनी बड़े डिफरेंस के साथ आप हारते हैं तो उसके बाद सिर्फ डिफरेंस से हारते हैं, 36 रन अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, मतलब नेगेटिव सेंस में कि आप 36 रन पर अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर पर आउट होते हैं। आपके पास विराट कोहली जैसा स्टार प्लेयर मौजूद नहीं होता, मोहम्मद शमी इंजर्ड हो जाते हैं और ऐसी स्थितियों में आपके जो नए कार्यवाहक कप्तान है सेंचुरी बनाते हैं, आपके पुजारा नहीं चल पा रहे जो आपके तुरूप का इक्का होते हैं, आपके ओपनिंग बैट्समैन नहीं चल पा रहे, उसके बाद आप मैच जीत जाते हैं। तो ये तो वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं अब इसको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है, इसी फॉर्म को। जी हाँ। अब बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर पहले खत्म हुए मैच में ईस्ट बंगाल ने उड़ीसा को 3-1 से हरा दिया है। बंगाल की ओर से एंथनी ने 12वें, जैक्स ने 39वें और ब्राइट ने 86वें मिनट में गोल कर बंगाल को जीत दिलाई। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा की ओर से डेनी फॉक्स ने एकमात्र गोल किया। ईस्ट बंगाल की इस सत्र में ये पहली जीत है। ईस्ट बंगाल 10वें पायदान पर है, उसके 6 अंक हैं, जबकि उड़ीसा 11वें और अंतिम पायदान पर है और उसके 2 अंक हैं। ये दोनों अगर हम देखें तो मनोज बॉटम की टीम्स थी और आज जिस तरह से मैच खेला है, ईस्ट बंगाल ने 3 गोल किए हैं, तो अच्छा काफी प्रदर्शन रहा इनका। जी हाँ, बिल्कुल। और विदेशी खिलाड़ियों का भरपूर मैं समझता हूं फायदा उठाया है ईस्ट बंगाल ने। एंथनी आप देख लीजिएगा जिस तरह का उनका प्रदर्शन था, पिलकिंगटन और उसके अलावा जे मैगुमा वो बहुत ही कांगो से खेलते हैं और उसके अलावा बखारे वो भी नाइजीरियन खिलाड़ी हैं। इनका जो तिकड़ी थी तीनों की, इन्होंने बहुत मुश्किल आसान कर दी और उड़ीसा की ओर से एकमात्र जो गोल था वो डेनियल स्कॉटिश खिलाड़ी जो हैं उनकी तरफ से हुआ और 4-1-4 की जो रणनीति है, 4 फॉरवर्ड, एक बीच में मिडफील्डर और उसके पीछे 4 खिलाड़ी, तो एक स्कीमर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी स्कीमर ने बहुत बड़ा काम आसान कर दिया ईस्ट बंगाल का। जी। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद गोवा के बाम्बोलिम के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोहन बागान का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से होगा। आइए जानते इस मैच का विश्लेषण हमारे सहयोगी रवि कपूर से। अब से कुछ देर बाद होने वाला मैच मोहन बागान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही मुंबई सिटी एफसी ने केरला ब्लास्टर्स को हराकर आईएसएल में मोहन बागान को पीछे छोड़ते हुए अंक तालिका में दोबारा शीर्ष स्थान हासिल किया है। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर काबिज मोहन बागान ने 8 में से 5 मैच जीतकर 17 अंक अर्जित किए हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 6ठे स्थान पर है। उसने 8 में से 2 मैचों में जीत हासिल की है और उसके 11 अंक हैं। अगर गोल संख्या के आधार पर देखें तो मोहन बागान ने अब तक 8 गोल किए हैं और 3 गोल खाए हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अब तक 10 गोल किए हैं और 8 गोल खाए हैं। मोहन बागान के कोच एंटोनियो लोपेज हवाज की टीम का डिफेंस बहुत मजबूत है, लेकिन ज्यादा गोल करने के लिए उसके स्ट्राइकर्स को ज्यादा दमखम दिखाना होगा क्योंकि टीम ने पिछले 4 मैचों में केवल 3 ही गोल किए हैं। मोहन बागान ने अपने पिछले मैच में चेन्नईयन एफसी से गोल रहित ड्रॉ खेला था। इसके बावजूद हवाज ने कहा कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। हालांकि मोहन बागान के स्ट्राइकर रॉय कृष्णा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और मोहन बागान की 5 जीत में उन्होंने 4 गोल किए हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम सत्र की शानदार शुरुआत करने के बाद लय गंवा बैठी है और टीम को पिछले 4 मैचों में से एक भी जीत नहीं मिली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। और इससे पहले कल मुंबई सिटी एफसी ने केरला ब्लास्टर्स को 2-0 से हराकर आईएसएल में दोबारा शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। अगर हम देखें तो इससे पहले एटीके मोहन बागान का था। अब आज का मैच जिस तरह से ये मोहन बागान पूरी कोशिश करेगी कि इस मैच को जीतकर दोबारा से अंक तालिका में कुछ फेरबदल करने की। जी हाँ, बिल्कुल। मुंबई सिटी ने तो उसकी मुश्किलें बढ़ाई दी हैं, लेकिन उसका डिफेंस बहुत अच्छा है। आप देखेंगे 3 गोल अगर किए हैं जी, 5 खाए हैं उसने और कुल मिलाकर मैं अगर देखूं तो डिफेंस बहुत मजबूत है। और दूसरा, पहला ही सीजन है एटीके मोहन बागान का और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का 7वां सीजन है और नॉर्थ ईस्ट एटीके से 12 मैच खेला, 3 मैच हारा है। 4-5 की रणनीति से खेलती है, 4-5-1, और वहीं नॉर्थ ईस्ट 4-2-3-1 से। जी हाँ, और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।